100 साल से भी ज्यादा अरसा पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक ऐसी रिपोर्ट शाये की जिसने बरतानवी राज की बुनियादों को हिला कर रख दिया था। ये सिर्फ कुछ कागजात नहीं थे, बल्कि पंजाब में फैले फसादात, सरकारी जबर और कत्ले आम की एक तहलका खेज तहकीकात थी। आइए आज हम इसी रिपोर्ट के औराक पलटते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या छुपा था। अच्छा, इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि उस वक्त पंजाब की अहमियत क्या थी। ये कोई आम सूबा नहीं था। जैसा कि खुद इस रिपोर्ट में लिखा है, ये बरतानवी हिंदी फौज का बेहतरीन हिस्सा फराहम करता था। यानी ये सल्तनत का सबसे वफादार फौजी मरकज़ था, जिसने पहली जंग अजीम में किसी भी दूसरे सूबे से कई ज़्यादा फौजी भेजे थे। लेकिन फिर 1919 में सब कुछ बदल गया। सल्तनत का ये शमशीर बाजू यानी पंजाब लरज़ उठा। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक इतना वफादार सूबा अचानक बगावत का मरकज़ कैसे बन गया। कांग्रेस की कमेटी ने इसी सवाल की गहराई में जाकर तहकीकात की और उनके नताइज ने एक इंतहाई चौंका देने वाली तस्वीर पेश की। तो इस सारी बेचैनी की जड़ कहाँ थी? रिपोर्ट के मुताबिक इसका आगाज़ एक ख़ास कानून से हुआ, एक ऐसा कानून जो बहुत से लोगों के लिए आखिरी तिनका साबित हुआ। इस कानून का नाम था रोलेट एक्ट। अब सरकारी तौर पर तो इसका मकसद जंग के ज़माने के हंगामी इख्तियारात को आगे बढ़ाना था, ताकि किसी भी किस्म की इनकलाबी सरगर्मियों को रोका जा सके। हुकूमत का कहना था कि ये मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। लेकिन यहाँ हमें इस कानून के बारे में दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियाँ मिलती हैं। एक तरफ तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर थे, जो इसरार कर रहे थे कि ये कानून बेज़रर है और पुलिस को कोई मनमानी ताकत नहीं देता। और दूसरी तरफ थी कांग्रेस की रिपोर्ट, जो एक बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकत बता रही थी। इसके मुताबिक अवाम के लिए ये कानून एक मुहलिक हथियार था, जो उनकी आज़ादियों को कुचलने के लिए बनाया गया था। अब जब कानून आया तो उसका रद्द-ए-अमल भी आना था, और ये रद्द-ए-अमल एक मुनज़्ज़म तहरीक की शक्ल में सामने आया, जिसकी बुनियाद मुज़ाहमत के एक नए फ़लसफ़े पर रखी गई थी। ये फ़लसफ़ा था सत्याग्रह का। रिपोर्ट इसे सिर्फ एक सियासी तहरीक नहीं कहती, बल्कि एक मजहबी तहरीक करार देती है। इसकी बुनियाद तशद्दुद पर नहीं, बल्कि खुद तकलीफ बर्दाश्त करने पर थी। ये मुज़ाहमत का एक बिल्कुल नया तरीका था, जिसका मकसद ताकत से नहीं, बल्कि अखलाकी दबाव और कुर्बानी के ज़रिए तब्दीली लाना था। यानी अमली तौर पर इसका मतलब क्या था? जैसा कि गांधी ने खुद बताया कि एक सत्याग्रही जानबूझकर किसी गलत कानून को तोड़ेगा, लेकिन फिर भागेगा या छुपेगा नहीं, बल्कि पुरअमन तरीके से अपनी सज़ा कबूल करेगा। मकसद ये था कि इस अमल से कानून की नाइंसाफ़ी सबके सामने आ जाए। और फिर यही पुरअमन एहतजाज और सरकारी जबर का टकराव अमृतसर शहर में एक बहुत बड़े सानहे पर ख़त्म हुआ। रिपोर्ट का यह हिस्सा वाकई दिल दहला देने वाले वाक़यात बयान करता है। देखें, हालात कितनी तेज़ी से बिगड़े। 10 अप्रैल को शहर में फसादात हुए और सिविल इंतज़ामिया का कंट्रोल ख़त्म हो गया। फ़ौरन अगले दिन यानी 11 अप्रैल को कंट्रोल फ़ौज को दे दिया गया, जिसकी कमांड जनरल डायर के पास थी। 13 अप्रैल की सुबह तमाम अवामी जलसों पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन इसी दोपहर हज़ारों लोग बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो गए। रिपोर्ट बताती है कि इस बाग में इस वक्त तकरीबन 20,000 लोग मौजूद थे, और ये कोई मसल्ला मजमा नहीं था। इसमें औरतें थीं, बच्चे थे, ख़ानदान थे, जो सिर्फ बैसाखी का त्यौहार मनाने आए थे, और उनमें से बहुतों को तो पाबंदी के ऐलान का पता भी नहीं था। फिर जनरल डायर अपनी फ़ौज लेकर वहाँ पहुँचा। उसने बाग से निकलने का इकलौता तंग रास्ता बंद किया, अपने सिपाहियों को पोजीशन लेने का हुक्म दिया और बग़ैर किसी वार्निंग के फायरिंग का हुक्म दे दिया। हैरत की बात तो ये है कि बाद में जब इससे पूछा गया तो जनरल डायर ने अपने इस फैसले को कैसे दुरुस्त ठहराया। उसने कहा कि उसने मजमे को मुंतशिर होने की वार्निंग देना ज़रूरी ही नहीं समझा। उसके अपने अल्फाज में ये उसकी ड्यूटी थी कि वो फ़ौरन गोली चलाए ताकि एक अखलाकी असर पैदा हो। सरकारी तौर पर महीनों बाद जो तहकीकात हुईं, उनमें मरने वालों की तादाद 291 बताई गई। हालांकि कांग्रेस की रिपोर्ट और दूसरे ज़राए ये तादाद कहीं ज़्यादा बताते हैं, लेकिन खैर सरकारी कागजात में यही अदद दर्ज किया गया।
اس قتل عام کے بعد کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بعد پورے پنجاب میں مارشل لاء لگا دیا گیا۔ رپورٹ کا اگلا حصہ اسی دور کے بارے میں ہے کہ عام شہریوں پر کیا بیتی، جو سزاؤں اور ذلت کا ایک طویل دور تھا۔ رپورٹ میں ایسی سزاؤں کی ایک لمبی فہرست ہے جو اس دوران دی گئیں، جیسے کہ معمولی باتوں پر سر عام کوڑے مارنا، لوگوں کو زبردستی یورپیوں کو سلام کرنے پر مجبور کرنا، اور وہ بدنام زمانہ رینگنے کا حکم جس میں ہندوستانیوں کو ایک پوری گلی پیٹ کے بل رینگ کر پار کرنی پڑتی تھی۔ اور رپورٹ میں جو گواہیاں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ سب کچھ بلا وجہ نہیں ہو رہا تھا۔ جیسا کہ ایک وکیل نے بتایا جنہیں دوسرے وکیلوں کے ساتھ کولیوں کا کام کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، کہ یہ سزائیں خاص طور پر ان لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے تھیں جو سیاسی طور پر سرگرم تھے۔ یہ انصاف نہیں تھا، یہ سیدھا سیدھا انتقام تھا۔ اس دور کی بے حسی اور ظلم کی ایک اور چھوٹی سی مثال دیکھیں۔ رپورٹ میں ایک افسر کا ذکر ہے جس نے حکم دیا کہ اسکول کے 6 سب سے بڑے لڑکوں کو کوڑے مارے جائیں۔ جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس کا جواب تھا کہ ان کی بدقسمتی بس یہ تھی کہ وہ بڑے تھے۔ سوچیں، انصاف کا معیار یہ رہ گیا تھا۔ تو ان تمام ثبوتوں اور گواہیوں کی روشنی میں کانگریس کی کمیٹی آخر کس نتیجے پر پہنچی؟ آئیے رپورٹ کے حتمی فیصلوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم بات، رپورٹ نے فسادات کے دوران ہجوم کی طرف سے کیے گئے تشدد کی مذمت کی، یعنی لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کیا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ حکومت کا اور خاص طور پر فوج کا رد عمل مکمل طور پر غیر متناسب، ظالمانہ اور ناانصافی پر مبنی تھا۔ رپورٹ کے جو اہم ترین نکات تھے وہ یہ تھے۔ پہلا، کہ مارشل لاء تب لگایا گیا جب امن و امان پہلے ہی بحال ہو چکا تھا۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے نافذ کرنے کی کوئی حقیقی ریاستی ضرورت تھی ہی نہیں۔ اور تیسرا، کہ مارشل لاء کے دوران جو کچھ بھی کیا گیا وہ غیر ضروری، ظالمانہ اور جابرانہ تھا۔ یہ بہت بڑا اور واضح فیصلہ تھا۔ اور آخر میں رپورٹ نے ایک بہت گہری بات کہی۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر ملک کے نظام کو ناانصافی اور بدعنوانی سے پاک کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ صرف عوام کی غلطیوں کا ہی نہیں بلکہ سرکاری غلطیوں کا بھی ازالہ کیا جائے۔ اور یہی بات ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتی ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے، کہ جب ریاست جس کا کام انصاف فراہم کرنا ہے خود ناانصافی کا حصہ بن جائے تو پھر معاشرے میں حقیقی انصاف اور مفاہمت کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ 1920 کی اس رپورٹ نے یہ سوال اٹھایا تھا اور اس کا جواب شاید آج بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔